हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज ऑफ अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 2, विच इज सोल्वेंसी रेशियोज। तो पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले डिस्कस करे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम सोल्वेंसी रेशियोज के सारे फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, साथ में कोशिश करेंगे बाकी के फॉर्मूले भी हम डिस्कस करें। तो अब हम आते हैं सोल्वेंसी रेशियोज। तो लिखो, सारे बच्चे रजिस्टर ले लें अपना अपना, मेरे साथ साथ लिखते चले जाएं। सोल्वेंसी रेशियोज, या हम इसे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशियोज भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला इज डेब्ट इक्विटी रेशियो। फर्स्ट फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब यहाँ पे डेब्ट का क्या मतलब होता है? डेब्ट इज इक्वल टू डेब्ट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, या फिर आप इसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं, या फिर एनी लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर। जो 1 साल के बाद पे होगी वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। तो इसमें जो मेन मेन चीजें इंक्लूड होती हैं, इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं डिवेंचर्स, परसेंटेज लोन, मॉर्टगेज लोन, मॉर्टगेज लोन। बेसिकली ये जो लोन होते हैं ये 1 साल के बाद पेबल होते हैं। इनमें से भी अगर कोई विद इन अ ईयर पेबल है तो दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी हमारी हो जाएगी। एनी लायबिलिटी विच इज पेबल इन अ ईयर इज कॉल्ड एज करंट लायबिलिटी। जो 1 साल के बाद पे होगी वो नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाएगी। इसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, या फिर हम इसे कहते हैं प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड, या हम इसे कह सकते हैं नेटवर्थ, नेटवर्थ। शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर फंड या नेटवर्थ। अब इसके अंदर जो मेन मेन चीजें हमारी इंक्लूड हो सकती हैं वो है, नंबर फर्स्ट आप लिख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, accumulated profits, और माइनस कर देते हैं हम इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस अगर एसेट्स कोई है तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखो फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, अब आपको बताता हूं मैं। फिक्टिशियस एसेट्स, fictitious assets includes number first preliminary expenses, preliminary expenses, underwriting, underwriting commission, discount on issue of debentures,
डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर्स, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस, इनमें से कुछ भी हो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह भी समटाइम गिवन होता है। तो ये सारी की सारी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इसमें से हम फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे, हमारे पास ये इक्विटी आ गई। तब यहाँ पे हम एक कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला और बन सकता है हमारा, जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट वीडियो में बताया था आपको, FA प्लस CA माइनस CL हो सकता है, या फिर हम इसे FA प्लस वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और भी हमारा होता है, इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी प्लस डेट, ये भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता है। तो ये तो हो गया हमारा डेट इक्विटी रेशियो। इसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला होता है, सारे बच्चे लिखो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सेकंड फॉर्मूला इज, इसको मैं हटा देता हूं, सेकंड फॉर्मूला इज टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब डेप्ट मैंने तुम्हें बताया, ये वाला डेप्ट होता है इसमें भी। तो टोटल एसेट क्या होती है, FA प्लस CA प्लस इन्वेस्टमेंट, ये टोटल एसेट होगी हमारी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले नंबर 3 पे। थर्ड फॉर्मूले पे आओ, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। देखो कुछ अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। Proprietary ratio is equal to equity upon total assets. इक्विटी अपॉन टोटल एसेट। अब यहाँ पे इक्विटी मैंने आपको यहाँ समझा दी है, और टोटल एसेट भी आपको पता ही है। तो इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है हमारा, लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस कैटेगरी, लिख लो फटाफट, फॉर्मूला नंबर 4, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। Interest coverage ratio is equal to profit before interest, tax and dividend is equal to interest coverage ratio. Interest coverage ratio is equal to profit before interest, tax, ITD, interest, tax and dividend, ITD। आई मतलब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, टी मतलब टैक्स टू गवर्नमेंट, डी मतलब डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ध्यान रखना, इसको डिवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी। ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ना, नीचे भी वही इंटरेस्ट होता है। ये हो गया हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये फॉर्मूले हो गए हमारे सोलवेंसी रेशियो के। अब नेक्स्ट पार्ट के फॉर्मूले भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस पे चलेंगे। हर पार्ट के, सारे जितने भी पार्ट हैं सबके मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो इसके बाद, अच्छा इसमें मैं थोड़ा आपको और बता दूं। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये जो इंटरेस्ट है, आई मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, टी मतलब टैक्स,
टू गवर्नमेंट, डी मतलब डिविडेंड, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डी मीन्स डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर लेना है, बिफोर ITD। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर दे रखा है तो उसको बिफोर में कन्वर्ट करके लेना है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, डी मतलब डिविडेंड। अगर आफ्टर से बिफोर में जाएंगे तो पहले डिविडेंड प्लस होगा, फिर टैक्स प्लस होगा, फिर उसको इंटरेस्ट प्लस करके बिफोर ITD हम प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज का। चलो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसको मैं हटा देता हूं सारे फॉर्मूले हमारे। टर्न ओवर रेशियोज, टर्न ओवर रेशियोज थर्ड पार्ट। हम इसे एक्टिविटीज रेशियो भी कह सकते हैं, हम इसे परफॉर्मेंस रेशियोज भी कह सकते हैं। दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर स्कूल स्टूडेंट, फॉर कॉलेज स्टूडेंट एंड फॉर CA स्टूडेंट। तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं, सबसे पहला हमारा फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, या हम इसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इज इक्वल टू COGS, COGS COGS, COGS COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या हम इसे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे COGS का फॉर्मूला होता है हमारा, दो फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है नेट सेल्स, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या फिर नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस भी हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, नेट सेल्स को हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO। RFO और नेट सेल बोथ आर सेम, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। RFO इज अ नेट सेल। अगर कहीं क्वेश्चन में RFO दे रखा है, साथ में आपको सेल्स रिटर्न भी दे रहे, तो आपको RFO में से कभी भी सेल्स रिटर्न माइनस नहीं करते। तो कॉक्स का एक फॉर्मूला और भी होता है, ये तो फॉर्मूला हमारा 1 हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमारा कॉक्स का हो सकता है, ये सब 11th क्लास में बच्चे पढ़ते ही हैं। सेकंड में ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज नेट परचेजेस। नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, माइनस कर देंगे हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैरीज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, पावर, फ्यूल, वेजेस, ये सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, नोट कर लें। हाँ, इसमें कैरीज आउटवर्ड जो होता है, एडवर्टाइजमेंट है, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम इंक्लूड करेंगे बस। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा कॉग्स का। अच्छा, अब इसके अंदर एवरेज स्टॉक होता है हमारा, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, ये तो हो गया हमारा STR का फॉर्मूला। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है इसका हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या हम इसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, डेटर्स को हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। तो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अब नेट क्रेडिट सेल को हम क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं, जिसको हम क्रेडिट
RFO भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एवरेज डेटर जो होते हैं हमारे, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग BR बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग BR बिल्स रिसीवेबल। अगर आपको BR ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे तो उनको भी हमने फॉर्मूले में इंक्लूड कर लेना है अपॉन 2। अगर BR वगैरह नहीं दे रखा तो सिर्फ डेटर और BR को ही हम ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर को ही ले लेंगे। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती, कभी कभी हमें क्वेश्चन में सिर्फ डेटर सिर्फ BR दे रखा है तो उसी को ही लेना पड़ेगा। एवरेज करने के लिए हमें ओपनिंग डेटर एंड क्लोजिंग डेटर दोनों गिवन होने चाहिए। अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ डेटर दे रखा है या सिर्फ BR दे रखा है या डेटर और BR दे रखा है, तो दोनों को प्लस कर लेंगे, वही हमारा एवरेज हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो के दो तीन चीजें और भी होती हैं, फटाफट नोट कर लें। इसमें डेटर टर्नओवर रेशियो बुक में शायद वो नहीं दे रखी, तो हाँ इसमें नेक्स्ट लिखो डेटर्स कलेक्शन पीरियड। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, या हम इसे एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कह सकते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, या हम इसे डेटर डेज भी कहते हैं, डेटर डेज, या हम इसे डेटर्स वेलोसिटी भी कहते हैं, डेटर्स वेलोसिटी। तो ये तीन तरह का होता है। पहला होता है इन डेज, फर्स्ट होता है इन डेज, फॉर्मूला हो गया डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर, फिर इसको डिवाइड कर देंगे DTR से। दूसरा होता है इन मंथ्स, दूसरा हो गया हमारा इन मंथ्स, साल में 12 महीने होते हैं, 12 अपॉन DTR। फिर तीसरा हो सकता है हमारा, दिस इज सेकेंड, एंड थर्ड इज इन वीक्स। अब इन वीक्स इन अ ईयर, 52 वीक्स इन अ ईयर, 52 अपॉन DTR। तो ये भी कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं। DTR मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो। ये करने के लिए हमें पहले डेटर टर्नओवर रेशियो भी निकालना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। चलो तो इसके फटाफट नोट करें। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो लिखो फटाफट। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। फटाफट लिख लें। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, या इसे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू नेट परचेजेस, नेट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज लेना है इसके अंदर, नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स। नेट क्रेडिट परचेज टोटल परचेज माइनस कैश परचेज को माइनस कर देना। एवरेज क्रेडिटर होते हैं हमारे ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग BP, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग BP लिख लें। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल। इस पूरे को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो फिर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल ही हमारे एवरेज हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी हमारे पास इसके साथ कुछ अटैच्ड फॉर्मूले हैं, लिख लो फटाफट। नेक्स्ट लिखो
creditors payment period, creditors payment period नेक्स्ट फॉर्मूला है ये शायद आई थिंक ये थर्ड था और ये थर्ड के पार्ट हो गए हमारे। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड या में से एवरेज पेमेंट पीरियड भी कहते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड या में से क्रेडिटर डेज भी कहते हैं। क्रेडिटर डेज या क्रेडिटर्स वेलोसिटी भी हम इसे कहते हैं, क्रेडिटर्स वेलोसिटी। तो ये भी तीन तरह का होता है। नंबर फर्स्ट होता है इन डेज, इन डेज इन डेज में डेज इन अ ईयर, साल में कितने दिन होते हैं, 365 भी होते हैं, समटाइम 360 भी हो सकते हैं, समटाइम 366 65 या समटाइम कुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो इसलिए फिक्स नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे डेज इन अ ईयर, डेज इन अ ईयर अपॉन CTR, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हो गया हमारा इन मंथ्स में हो गया हमारा 12 अपॉन CTR। फिर इसके बाद तीसरा होता है इन वीक्स, इन वीक्स में साल में 52 वीक होते हैं, 52 अपॉन CTR। CTR मतलब क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट का एक लास्ट फॉर्मूला और लिखने हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फटाफट लिखो, इसको हटा देता हूं मैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला नंबर 5 है इसका, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो WTR is equal to net sales RFO अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको, CA माइनस CL। नेट सेल वही RFO होता है। तो ये हो गया हमारे ऑल ऑफ दिस, ये हमारे टर्नओवर रेशियोज के भी सारे फॉर्मूले मैंने आपको कवर करा दिए हैं। तो चलो इस वीडियो में इतना काफी है, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है, तो एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे हम, जिसमें लास्ट पार्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लें किसी रजिस्टर के ऊपर और अच्छे से इनको लर्न करें, 2-3 बार लिख के देखें। तो इस वीडियो में इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर। टिल दैट बाय बाय।